हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक प्लेटो। और हम प्लेटो के बारे में आज क्या क्या पढ़ेंगे। पहला, प्लेटो कब पैदा हुए, प्लेटो कैसे परिवार से थे, प्लेटो की बुक कौन सी हैं, इनके क्या संवाद थे, इन्होंने एक राजा को कैसा होना चाहिए, ये कैसे विचार प्रस्तुत किए हैं, सब पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। मैं बुक से पढ़ा रही हूँ और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, मेरे नोट्स नहीं है, डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो का जन्म 1428 ईस्वी से 399 ईसा पूर्व हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लेटो की ने बताया है एक राजा को कैसा होना चाहिए। अब प्लेटो बोलते हैं, जब तक दार्शनिक राजा ने बन जाए या राजाओं युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ति न आ जाए और राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक में न मिल जाएं और वे साधारण मनुष्य जो कि इनमें से केवल किसी एक गुण को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं अलग हट जाने के लिए विवश न कर दिए जाएं, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते और न ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। प्लेटो बोलते हैं कि ये मेरा विश्वास है कि या तो दार्शनिक को राजा बना दो या राजाओं और युवराजों में दर्शन की भावना को पैदा कर दो। दार्शनिक कौन होता है? जिन्हें बहुत ज़्यादा आत्मज्ञान होता है, ठीक है। और दूसरा वो बोलते हैं कि एक राजा में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या? राजनीतिक महानता भी और बुद्धिमत्ता भी, ठीक है, कि वो उसके पास राजनीतिक शक्ति हो तो उस शक्ति को यूज़ करने के लिए बुद्धि भी हो। आगे चलते हैं। प्लेटो दर्शनशास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक था। कि प्लेटो पश्चिमी प्रथम ऐसे राजनीतिक हुए जिन्होंने राजनीति का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत किया, ठीक है। और ये दार्शनिक भी थे। इससे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो से पहले नहीं थे। इन प्लेटो के गुरु थे, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि इन्हें पहला क्यों नहीं बोला जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं। मैं वो पढ़ के बता रही हूँ जो मैंने हाईलाइट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारा पढ़िएगा पीडीएफ से, चैनल के थ्रू, ठीक है। पीडीएफ के थ्रू। अब उनका राजनीतिक दर्शन मानव के लिए अमर संदेश है। जो प्लेटो ने अपना राजनीतिक दर्शन दिया है, जो उन्होंने अपनी बुक में जो अपने विचार रखे हैं, उसको माना जाता है कि मानव के लिए अमर संदेश है, ठीक है। आप ये कथन पढ़िएगा, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये हाईलाइट कर दिया है। बस ये पढ़ लीजिए कि ज़्यादा इसमें समझाने का नहीं है। आगे चलते हैं। जीवन परिचय। अब प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। एक कुलीन परिवार से थे। कुलीन परिवार मतलब बहुत संपन्न परिवार से थे। राजनीतिज्ञ, राजनीति में और पैसे में धनवान पूरी तरीके से, ठीक है। 428 ईसा पूर्व जन्म हुआ। इनके पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश में हुआ था, ठीक है। माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत अच्छे परिवार से थे। और प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोकीस था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में 2 नंबर में वो जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में पूछ सकता है, हो सकता है कि आ जाए। अब ये सब पढ़ लीजिएगा बीच में। हिंदी में इम्पोर्टेंट अब बता रही हूँ सिर्फ मैं। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात, ठीक है। अब प्लेटो के गुरु सुकरात थे, तो आप सुकरात को भी ज्ञान था, ये भी दार्शनिक थे, ये भी राजनीति पे अपने विचार प्रस्तुत करते थे। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, तो फिर प्लेटो को क्यों बोला जाता है प्रथम दार्शनिक? पाश्चात्य जगत का प्रथम दार्शनिक प्लेटो को क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि प्लेटो ने जो भी अपनी विचार दिए हैं, प्लेटो ने उन्हें लिखा है, उन्हें प्रतिपादित किया है, और लोगों ने भी फिर उन विचारों को पढ़ा है, समझा है, और अपने जीवन में जिन्हें अच्छे लगे हैं उन्होंने उनका उपयोग किया है। पर जो सुकरात थे, उन्होंने सिर्फ अपने विचारों को बोला है, उन्होंने कहीं लिखा नहीं है। वो सिर्फ अपने विचारों को अपने शिष्यों को बोलते थे। जैसे प्लेटो और भी हजारों उनके शिष्य होंगे, उन सबको सिर्फ उन्होंने बोला है, उन्होंने लिखा नहीं है। इसलिए प्लेटो को पहला पाश्चात्य जगत का राजनीतिज्ञ बोला जाता है। अब सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में
मृत्युदंड मिला। ठीक है, तो प्लेटो को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, क्योंकि प्लेटो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ इंसान अपने गुरु सुकरात को ही मानते थे, और यह उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे। ठीक है, आप पढ़ेंगे कि इन्हें मृत्युदंड क्यों मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे ये लिखा है, एथेंस के शासकों ने सुकरात पर यह आरोप लगाकर मृत्युदंड दिया कि उनसे युवकों को राज्य के विरुद्ध भड़काया है और कानूनों का उल्लंघन किया है। सुकरात की मृत्यु के समय प्लेटो की आयु 28 वर्ष की थी। इससे पहले वरना प्लेटो सोचते थे कि वो एथेंस में ही रह के वहाँ पे राजनीति संभालेंगे, पर जब सुकरात को मौत की सज़ा हो गई, इन्होंने मृत्युदंड इन्हें दे दिया, तो प्लेटो का विश्वास उठ गया, क्योंकि प्लेटो सुकरात को ही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान समझते थे। फिर आप देखिए, विश्वास उठ गया तो प्लेटो की सारी योजनाएं परिवर्तित कर ली और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया। प्लेटो ने दार्शनिक जीवन स्टार्टिंग से नहीं, सुकरात अपने गुरु की मृत्यु के बाद 28 साल की उम्र में अपनाया। ठीक है, बहुत लेट जाके। अब आप एक दो थिंकर्स हैं जिन्होंने डेफिनेशन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्लेटो की बायोग्राफी आती है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो आप ज़रूर इन्हें ऐड करिएगा। फॉस्टर के शब्दों में, प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 में आया, जबकि वह 28 वर्ष का था। ठीक है, फिर आगे ऐसे ही मैसी ने लिखा है, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। उन्होंने लिखा है, क्योंकि सुकरात भी दार्शनिक थे, फिर प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। आगे पढ़ते हैं कि ऐसा समझा जाता है कि प्लेटो एक अच्छी सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में 12 वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों में भ्रमण करते रहे, और ऐसा भी समझा जाता है कि उन्होंने हमारे भारत में भी गंगा तट तक यात्रा की थी। ठीक है, और इसी काल में वह सिसिली भी गया, और सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उसकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति एवं वहाँ के राजा डियोनीसियस प्रथम से हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि डियोनीसियस प्रथम कौन थे और इनकी प्लेटो से मुलाकात कब हुई। ठीक है, बस इतना ही, और ऐसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लेटो की वह प्रसिद्ध अकादमी, या जिसको इंग्लिश में अकेडमी बोलते हैं, या शिक्षण संस्थान थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो ये जीके का भी क्वेश्चन है, और आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है, या किसे कहा जाता है। तो प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी या अकेडमी को। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा कि प्लेटो के इस शिक्षालय पर या अकेडमी पर क्या लिखा था। ये लाइन लिखी हुई थी, लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ जियोमेट्री एंटर हियर। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा कि 81 वर्ष की आयु में 347 ईस्वी पूर्व अपने पीछे अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गया। तो 347 ईस्वी में प्लेटो की मृत्यु हो गई। अब प्लेटो के संवाद पढ़ते हैं। ठीक है, प्लेटो के संवाद क्या हैं। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में हैं। प्लेटो ने अपने सभी ग्रंथ क्वेश्चन आंसर के रूप में दिए हुए हैं, इसलिए इन्हें संवाद बोलते हैं। और प्लेटो ने इस प्रकार के 36 संवाद लिखे हैं, मतलब ऐसे प्रश्नोत्तर के रूप में कितने संवाद लिखे हैं, 36। अब आगे प्लेटो की जो महत्वपूर्ण जो बुक थी, वो उसमें सबसे पहली है रिपब्लिक, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको ये बुक के नाम पता होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। रिपब्लिक, स्टैट्समैन, लॉज, अपॉलोजी और क्रीटो में भी। ठीक है, उनका सबसे प्रमुख ग्रंथ या संवाद जिसने उसकी कीर्ति पर को अमर बनाया, रिपब्लिक है। जैसा कि मैंने भी बताया, उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक है। अब रिपब्लिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रिपब्लिक के 2 शीर्षक और हैं, जैसे कि हम लोगों के निक नेम होते हैं। हाँ, तो घर में लड्डू बुला देता है कोई, और हमारा और कुछ नाम होता है। ऐसे ही रिपब्लिक के को गणराज्य, रिपब्लिक, और या न्याय, कंसर्निंग जस्टिस का दोहरा शीर्षक प्राप्त है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक के शीर्षक क्या हैं, किस किस को क्या क्या शीर्षक प्राप्त हैं। और इसमें बहुत
अधिक भिन्न और इसमें समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। सभी समस्याएं क्यों? प्लेटो सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो दार्शनिक भी थे। उन्होंने एक राज्य को कैसा होना चाहिए, उसके शासक कैसे होने चाहिए, इसके साथ साथ ये भी बताया कि उस राज्य के लोग कैसे होने चाहिए, उन लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि वो दार्शनिक थे। उन्होंने हर चीज़ पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए, यहाँ तक कि प्यार कैसा होना चाहिए, आदर्श प्यार क्या होता है, आदर्श राज्य उन्होंने बताया, आदर्श राज्य क्या होता है, तो उन्होंने ये भी बताया आदर्श प्यार क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्लेटो का न्याय संबंधी धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा, प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा क्या थी? रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण। अब प्लेटो, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा कि रिपब्लिक को क्या बोला जाता है? न्याय का दोहरा शीर्षक प्राप्त है, क्योंकि रिपब्लिक का जो सेंट्रल, जो प्रमुख केंद्र था, वो क्या बताता था? वो न्याय को ही बताता था। ठीक है, इसलिए उसका उपशीर्षक न्याय रखा गया। न्याय से संबंधित बारकर ने लिखा है, चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज में की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है। सोफिस्ट वर्ग के उस टाइम पर सोफिस्ट जो थे, उनके विचार भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, जो वर्ग था। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बोला गया है। अब आगे, प्लेटो के न्याय शब्द का प्रयोग। आज के टाइम में जो हमारा न्याय शब्द से मतलब होता है, वो होता है जस्टिस से। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमें जस्टिस वगैरह मिलता है, तो हाँ ये न्याय हो गया। बट प्लेटो का न्याय से मतलब ये नहीं है। प्लेटो न्याय को कर्तव्य बोलते हैं। मतलब जैसा आपने यहाँ है, मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिसका पालन समाज की व्यवस्था हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। मतलब प्लेटो मानता है कि न्याय है अगर जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन कर्तव्यों का पालन करने से हमारे राज्य समाज में जो भी उन्नति आती है वो ही न्याय है। प्लेटो के शब्दों में न्याय का ये मतलब है। अब आगे, न्याय की इस धारणा के संबंध में अरस्तु ने कहा है, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है। अभी जैसा भी हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार, मिलजुल के रहेंगे, तो राज्य अच्छा चलेगा। इसी तरीके से, ठीक है, अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा राज्य चलेगा। अब आगे बात करते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। जानने से पहले हम बात करते हैं उस टाइम पर और क्या क्या न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे, और क्या क्या सिद्धांत उस समय प्रचलित थे। उसके बाद हम प्लेटो का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा उस टाइम पे सिद्धांत प्रचलित था परंपरागत सिद्धांत। ठीक है, परंपरागत सिद्धांत किस किसने दिया है? ये दिया है सिफालस और उसके बाद उसके पुत्र पॉलीमार्कस द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सिफालस का पुत्र क्या था? पॉलीमार्कस। तो एग्जाम में आ सकता है, सिफालस के पुत्र पॉलीमार्कस ने न्याय के संबंध में क्या धारणा दी है, बताइए। तो आप ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सिफालस क्या लिखते हैं? सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को झुका देना न्याय है। सिफालस के अनुसार क्या है कि सत्य बोलो और दूसरों के ऋण को झुका दो। पर इनके पुत्र पॉलीमार्कस क्या बोलते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। ठीक है, कि जैसा व्यक्ति कोई हमारे साथ करे वैसा ही उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करो। कोई अच्छा व्यवहार करता है तो अच्छा व्यवहार करो, कोई बुरा व्यवहार करता है तो बुरा व्यवहार करो। ठीक है, पर प्लेटो इस बात का खंडन करते हुए बोलते हैं, जैसे सत्य बोलते हुए दूसरों को अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी प्राप्त करना अन्याय है। जैसा कि सिफालिस बताते हैं कि सत्य बोलो और दूसरों का ऋण झुका दो, पर प्लेटो उनकी बात का खंडन करते हुए बोलते हैं, अगर हम सत्य बोलेंगे और हम अपने दूसरे राज्य देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी प्रदान करना अन्याय है। ठीक है, अगर हमारा राज्य का सैनिक है, जैसे पकड़ लिया और उसने अपने राज्य के जो भी गुप्त बातें हैं वो दूसरों को बता दी, तो यह तो अपने देश के साथ धोखा हो जाएगा ना। तो प्लेटो ऐसे ही इस बात का खंडन करते हैं। दूसरा,
जो पॉलीमार्कस के अनुसार है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। तो अब ये इसका भी खंडन करते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसे में क्या करें कि हमारे पास ऐसा दोस्त हो जो हमारे सामने अच्छी अच्छी बातें करता है, हमारे पीठ पे बुराई करता है, तो ऐसी अवस्था में तो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे यही सब दिया हुआ है। ये बोलते हैं इसके अतिरिक्त मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई की बात करना सरल है, परंतु उस दशा में इसका महत्व क्या अर्थ होगा जबकि मित्र केवल नाम के लिए मित्र हो और यथार्थ में शत्रु हो। व्यवहारिक जीवन में अनेक बार ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये सब इन्होंने और दिया हुआ है जो एक खंडन करते हैं पॉलीमार्कस और का। अब दूसरा है क्रांतिकारी सिद्धांत। तो प्लेटो की रिपब्लिक में इस धारणा का प्रतिपादन सोफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधि थ्रैसीमेकस ने किया है। ठीक है, हमने इससे पहले कौन सा पढ़ा था? परंपरागत सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी सिद्धांत, जो किसने दिया? थ्रैसीमेकस ने। और ये न्याय को क्या बोलते हैं? यह धारणा शक्ति ही सत्य है, यह शक्ति ही सत्य को बोलते हैं। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। ठीक है, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। इन्होंने न्याय के बारे में दो दृष्टिकोण है। पहला है, प्रथम, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, किंतु केवल शक्तिशाली ही इसमें सफल होते हैं। ठीक है, और दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार शासक के अतिरिक्त से सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ दूसरों का हित करना है। ठीक है, पर प्लेटो इसका भी खंडन करते हुए बोलते हैं, प्लेटो थ्रैसीमेकस के इन दोनों ही विचारों का खंडन करता है। प्रथम विचार के संबंध में उसका कथन है कि शासक करना एक कला है और सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं, वरन उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना है जिसके साथ उनका संबंध होता है। जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर कर उनकी गुप्त शक्तियों को जागृत करता है, उसी प्रकार शासक का लक्ष्य प्रजा के दोषों, दुखों और कठिनाइयों को दूर कर उनका कल्याण करना है। दूसरे विचार के संबंध में उसका कथन है, न्याय पर चलने वाले व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी होता है। मतलब सिंपल है, आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं बताती हूँ। जैसा कि इन्होंने बोला, शक्तिशाली का ही साधन ही न्याय है, पर प्लेटो की नज़रों में ऐसा नहीं है। प्लेटो ये मानते हैं कि जो गरीब है, जो शक्तिशाली नहीं है, उसका भी पूरा अधिकार है कि उसे भी न्याय प्राप्त हो। ठीक है, आप सब जब एक दो बार और पढ़ेंगे PDF के थ्रू, ये आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है। तीसरा है कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत किसने दिया है? ग्लाउकन ने। और ग्लाउकन के अनुसार क्या है? के अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समयानुसार बदलती हुई परंपराएं हैं। ठीक है, और ये बोलते हैं, दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं, अतः न्याय भय का शिशु है। अब आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एग्जामिनर पूछ सकता है कि न्याय भय का शिशु है, यह कथन किसने प्रस्तुत किया है? तो यह कथन ग्लाउकन ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, यह निर्बलों की आवश्यकता है न कि शक्तिशालियों के हित। और ग्लाउकन लिखते हैं कि यह निर्बलों की आवश्यकता है न कि शक्तिशालियों का हित। अब प्लेटो इसका भी खंडन करते हुए बोलते हैं कि प्लेटो इस धारणा से भी सहमत नहीं है। वह कानून और न्याय को समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानता, वह आत्मा का आंतरिक गुण समझता है। ठीक है, पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ प्लेटो की बात से सहमत नहीं हूँ। ग्लाउकन सही बोलते हैं, दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। सही बात यही है, अगर कहीं दंड मनुष्य के अंदर दंड या टैक्स पे करने का डर ना हो तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं करें। आप जैसे कि हेलमेट है और ट्रैफिक में हम जाते हैं, अगर हम हेलमेट ना लगाएं और हमारा चालान कट जाता है, अगर हमारे ऊपर चालान कटने का डर ना हो तो हम कभी भी अपने पास लाइसेंस नहीं रखेंगे, कभी भी हेलमेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप अपने विचार लिखिएगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ ग्लाउकन सही बोल रहे हैं या प्लेटो सही बोल रहे हैं? या जो हमने अभी इतने सारे यहाँ पढ़े हैं, थ्रैसीमेकस ने क्या बोला है और परंपरागत सिद्धांत में
सिफालस ने क्या बोला है और पॉलीमार्कस ने क्या बोला है। तो आप यहाँ अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, तभी तो होगा। आप अपने विचार मिलाएंगे, प्लेटो के विचार और जो और थिंकर्स थे उनके विचार, तभी तो। ये इसलिए ये कि आप समझें और अपने विचार भी रखें कि क्या सही बोला है प्लेटो ने। ठीक है, इसके बाद हम प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत पढ़ेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इतने ही चलते हैं, बाय। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।